चलो एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन हैं इलास्टिसिटी से, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। इसमें 2 बहुत प्रीमियम है, हालांकि चारों अच्छे हैं। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दृढ़ क्षण को 3 तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है सममित लटकाया गया है। सिरे के दोनों तार तांबे के हैं, बीच वाला लोहे का है। तारों के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक तार पर तनाव उतना ही दिया है। ठीक है, नॉर्मल भी बात है। 15 किलो की एक रॉड है राहुल, 15 किलो की रॉड है, 3 तारों से आपने लटकाया है, और 3 तारों से लटकाने पर एक बात पक्का है कि 5-5 किलो हर तार पर लोड होगा। यूनिफॉर्म रॉड है ना, एक तार सेंटर में बांध रखा है, एक किस किनारे एक किस किनारे, तो डेफिनेटली हर तार के ऊपर क्या किलो लोड होगा? 5G 5 हर तार का लोड है। ये दोनों किनारे वाले तांबे के हैं और उस किनारे वाले तीनों, और उस किनारे बीच वाला लोहे का है। तो एक बात पक्की है, तीनों में एक्सटेंशन भी बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। तो भाई तीनों बिल्कुल बैलेंस टिका हुआ है ना, और अगर कोई ज़्यादा खिंच गया कोई कम खिंच गया तो ऐसे हो जाएगी। इसका तीनों का एक्सटेंशन बराबर है, खिंचाव बराबर है तीनों तारों पर, तो इन 2 तारों का तो कोई पंगा नहीं है। तो कहता है तारों के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो केवल इन दोनों के कंपेरिजन कर ले, ये तो उतना हो ही करेगा ना। 3 कंपेरिजन नहीं करने, 2 का कंपेरिजन करना है, कापर और आयरन का, लोहे का। तो सुनो, सारा खेल वाई खेलेगा। वाई बराबर कापर वाले पर लोड 5 किलो का है, कापर वाले की लंबाई 2 मीटर। ए फॉर एरिया यानी पाई R1 स्क्वायर, कापर वाले के लिए पाई R1 स्क्वायर कर देता हूँ, और बढ़ी हुई लंबाई को स्मॉल एल कह देता हूँ। और वाई कापर मेरे पास है 1.2 इंटू 10 की पावर 11। अब उसी तरह वाई लोहा आ जाएगा। वाई लोहा दिया है 1.9 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 5 किलो। उसके ऊपर भी लोड है, लंबाई उसकी भी सेम है, लेकिन रेडियस के लिए पाई R2 स्क्वायर कर देंगे। अगर लंबाई दोनों में बराबर बराबर खींचेगी तभी तो बात बनेगी। हो गया, बस R1 R2 का रेशियो चाहिए। ऐसे 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 कट देंगे। बचा क्या मेरे पास? 1.9 अपान, सिंपली ये ऊपर जाने वाला है R1 स्क्वायर अपान, इनके स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में बैठ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आंसर होगा 19/12। 19 हो गया। सवाल में भौकाल ज़्यादा था, सवाल कमज़ोर था, भौकाली सवाल था, है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। कह रहा जल की उस गहराई पर घनत्व ज्ञात कीजिए जहाँ दाब 80 वायुमंडल है। जल पर पृष्ठ का घनत्व इतना है, जल की संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। बोला श्रेय? अच्छा ध्यान दो, हो जाएगा काम। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इस सवाल से बेटर सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी 13 नंबर क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज ही होती है अपनी किताब में। कह रहा जल की उस गहराई पर घनत्व, पहले इसको समझो। ये देखिए समंदर है, पहले इसको समझिएगा फिर बात करेंगे। बहुत प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को लगा दूंगा। मान लीजिए मेरे पास 1 क्यूबिक मीटर पानी यहाँ पर मौजूद है। लेट कर लिया हमने, कितना पानी मौजूद है? 1 क्यूबिक मीटर को मैं समझाता हूँ। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा पानी का कोई क्यूब हमने कंसीडर कर लिया है, इमेजिन कर लिया है। 1 क्यूबिक मीटर पानी, कितना पानी?
1 क्यूबिक मीटर पानी हमने कंसीडर कर लिया है, तो पानी के अंदर पानी का शेप तो सेम होगा। इतना पानी यहाँ डूबा है तो एकदम सरफेस पर होगा तो एग्जैक्ट होगा, सरफेस पर होगा तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, 1 वायुमंडलीय दाब। तुमको पता है P बराबर बल्क मॉडुलस B बराबर P अपान डेल्टा V बाई V। डेल्टा V बाई, मैंने कह दिया मेरा इनिशियल वॉल्यूम V जो है वो 1 क्यूबिक मीटर है। कितना है? मास तो यूनिफॉर्म होता है, वो कभी बदलता नहीं है। 1 क्यूबिक मीटर लिक्विड का जो मास है वो मैंने कह दिया m है, या कह दिया 1000 किलो है। अरे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा पानी होगा तो ठीक 1000 किलो होगा। अब इस पानी के इस क्यूब को उठाकर नीचे ले जाओ, यहाँ जब आप इसे नीचे लेके जाओगे तो बल्क मॉडुलस कहता है ये पानी कंप्रेस हो जाएगा, पानी कंप्रेस हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो इसकी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू, तो डेंसिटी पहले सरफेस पर आपको पता है कि ऊपर जब रहते हैं हम तो 1 × 10³ होती है, 1 × 10³ होती है। कह रहे उस गहराई पर जल का घनत्व, तो नया घनत्व तो हमको चाहिए, तो मास तो वही रहेगा, और नया वॉल्यूम हो जाएगा V माइनस डेल्टा V। V माइनस, क्योंकि मैं इसको गहरे ले जाऊंगा तो इसके वॉल्यूम में चेंज जरूर आएगा। V माइनस, तो मेरा जो V था वो 1 है। तो पहले देखो बल्क मॉडुलस, इसमें कहीं पर बल्क मॉडुलस नहीं दिया है, बल्कि बल्क मॉडुलस के बदले में कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? तो कंप्रेसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, दैट्स ग्रेट। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का, इसको K कह दिया जाता है, और बल्क मॉडुलस का 1 अपान होती है, उल्टा होती है। कंप्रेसिबिलिटी दी है तो बल्क मॉडुलस निकाल देंगे, बल्क मॉडुलस दिया है तो कंप्रेसिबिलिटी निकाल देंगे। फिलहाल मुझे बल्क मॉडुलस की ज़रूरत है और कंप्रेसिबिलिटी दी है, तो यहाँ तुरंत हम 1 अपान K कर देंगे। प्रेशर, आप बहुत नीचे जब गहराई में जाएंगे जहाँ पर प्रेशर 80 atm हो गया, कितना हो गया? 1 वायुमंडलीय दाब के बारे में प्रश्न में बताया है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर मैंने लेट कर रखा है। डेल्टा V हमें चाहिए, डेल्टा V हमें चाहिए। किताब के चक्कर में पढ़ना बहुत गंदा लगाया है। और तुमको पता है कंप्रेसिबिलिटी हमें गिवन थी 45.10⁻⁻11। तो क्या डेल्टा V निकल जाएगा अभी यहाँ से? डेल्टा V निकलेगा यहाँ पर 45.8 80 × 10⁵, और ये 5 निकल जाएगी तो -6। ये मेरी क्या मिल गई? डेल्टा V। पानी के घनत्व को इन्होंने प्रश्न में दे रखा है 1.03, 1.03। तो बहस नहीं करनी अपने को। नई डेंसिटी की चाहत में आया हूँ। मास पूरे यूनिवर्स में मास ही होता है। इनिशियल वॉल्यूम कितना लेके गया था? कितना लेके गया था? अब डेल्टा V हमें पता लग चुका है, यहाँ आपके पास डेटा मौजूद है। नई डेंसिटी के चक्कर में आया हूँ। अब नया वॉल्यूम 1 गहराई में ले जाओगे थोड़ा दब जाएगा ना, कंप्रेस हो जाएगा। कितना? 1 जो ये आया है 45.8 80 × 10⁻⁻6। 80 × 10⁻, क्या कहते हैं राहुल? कर दिया जाए डिवाइड, ये उड़ गए। व्हाट इज आवर न्यू डेंसिटी? वी विल फाइंड। एकदम एक्सट्रीम कंसेप्ट है, ये बहुत बकवास किए हैं। इनके ऊपर गुस्सा भी लगती है कि फर्जी, अच्छे से कंसेप्ट को फर्जी वाला कर दिया आपने। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। तो हमने कह दिया कि 1 मीटर क्यूब पानी हमने यहाँ से लेके चला, तो डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली मास अपान वॉल्यूम था जब तक मैं सरफेस पर था। लेकिन जैसे मैं गहराई में जाऊँगा तो एक्सेस प्रेशर की वजह से इसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। वॉल्यूम में तो मास तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मास तो बदलेगा नहीं। तो मास तो बदलेगा नहीं, लेकिन नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 - डेल्टा V, 1 और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी क्या देख लीजिए, आंसर 1.03 ज़्यादा आ रहा होगा। अब ऐसे नहीं कि 1.78 आने लगेगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। 1.034, 1 इतना पहले था, अब इतना हो गया। अब इतना करेक्ट है कि नहीं? एक बढ़िया सवाल, कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है अपने आप में। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है।
इसके बाद एक और बहुत प्रीमियम लेवल का सवाल, हाई रेंज क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के एडिशनल सेक्शन से आता है, इसे भी लगाएंगे हम लोग। क्या कह रहा है भैया, पूरी बात सुनने की कोशिश करिएगा, पूरी बात बताऊंगा। इनको हटाता हूं, क्या पिक्चर है, कहता है 1.05 मीटर लंबाई, कितना, नगण्य द्रव्यमान के एक क्षण को बराबर लंबाई के दो तारों, एक इस्पात का दूसरा एल्युमिनियम से लटका दिया गया है। ए और बी के बीच अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए और 2 हैं। क्षण के किस बिंदु से यम द्रव्यमान को लटका दिया जाए ताकि प्रतिबल समान हो, दूसरी बार में विकृति समान हो। देखना, इस सवाल को आप लोग समझ सकते थे और लगा भी सकते थे, बुद्धि है। बोला एक यूनिफॉर्म रॉड थी, इसका कोई मास नहीं था, इसका कोई मास नहीं था, 1.05 मीटर की। इसके दोनों किनारों को तारों से बांध के लटकाया गया है, एकदम स्ट्रेट यानी सीधी है, दोनों तरफ एकदम सीधी है। करें स्मॉल एम मास को तार के किस बिंदु से लटकाया जाए, मुझे बिंदु नहीं पता है तो मैंने x मान लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना हो जाएगा, 1.05 - x, पक्का है ना। अब लटकाया गया है तो यहाँ टेंशन डेफिनेटली होना है, तो इसको T1 कह देंगे, इसको T2 कह देंगे। बस अंतर क्या है कि इस वाले तार का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर और इस वाले तार का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तार का नाम A दिया गया है, इस तार का नाम B दिया गया है। A जो है वो स्टील का है और B जो है वो एल्युमिनियम का है। स्टील वाले का एरिया कम है और एल्युमिनियम वाले का ज़्यादा है। करें कहाँ लटका दें कि दोनों तरफ का स्ट्रेस सेम हो जाए, दोनों तरफ का, तो इधर का जो स्ट्रेस होगा वो फोर्स अपॉन एरिया और इधर का जो स्ट्रेस होगा, तो मुझे पता नहीं कि इसमें कितना किलो इधर लटका है, कितना किलो उधर लटका है। देखिए इधर, तो इधर का स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, तो फोर्स की जगह पर T1 अपॉन एरिया इज इक्वल टू उधर का स्ट्रेस होगा टेंशन के रूप में T2 अपॉन एरिया। बोलो ना, कैलकुलेट करें तो एरिया A की जगह पर यहाँ 10⁻⁻6 है, वहाँ 2 × 10⁻⁻6, यानी मोटी मोटी बात करूँ तो T2 इज इक्वल टू 2T1 नाम की एक इन्फॉर्मेशन यहाँ कनेक्ट हो रही है। T2 इज इक्वल टू 2T1 नाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ कनेक्ट हो रही है। अब हाँ, कह रहे कहाँ लटकाएं, तो पुरानी ज़िंदगी में चलेंगे रोटेशन मैकेनिक्स में, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, कहाँ लटकाएं नहीं पता है तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, तो इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया जाए, तो मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरा वो फोर्स कितना है T1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही x, और इधर का फोर्स क्या है T2, इस जगह पर मोमेंट निकाल रहा हूँ तो फोर्स ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये घुमाएगा, और उधर का फोर्स है T2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई है। अब प्यार से जो T2 पाए हो यहीं पर बैठा दो 2T1, T2 ये क्या करा दें, T2 की जगह 2T1, तो T1 उड़ गए क्या। क्या पूछा था, कहाँ लटकाएं, क्या पूछा था, कहाँ लटकाएं, तो लटका लेंगे आराम से, आसान पार्ट था ये वाला, भौकाल ज़्यादा था, पार्ट कमज़ोर था। अगर कंसेप्ट आपकी क्लियर थी तो भाई सबसे पहले कहाँ लटकाएं कि दोनों तरफ का स्ट्रेस सेम हो, दोनों तरफ का, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ का फोर्स T2 एरिया इतना, फोर्स T1 एरिया इतना, दोनों स्ट्रेस सेम कर दिए तो T2 इज इक्वल टू T1 इन्फॉर्मेशन आ गई। अब अगर ये लटका है तो पॉइंट O के अबाउट मोमेंट निकाल ले, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, इसे हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2.10, बहुत सही, 0.7 करेक्ट है, यहाँ से 0.7। दूसरा सवाल भी इसमें बाकी है, इसी में करा जब स्ट्रेन सेम हो,
क्या सेम हो? स्ट्रेन सेम हो। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपान, बोला ना स्ट्रेन सेम हो, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो पहले दोनों तरफ की स्ट्रेन निकाली जाए, तो कहता है तो y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में निकालता तो मेरी निकल जाती स्ट्रेस अपान y, तो दूसरी तरफ का स्ट्रेस अपान y। बोलो स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपली फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स की जगह क्या होता T1 अपान एरिया 10 की पावर -6 अपान में y आप स्टील है इस्पात का y गिवन है 2 × 10 की पावर, उधर का टेंशन T2 होता, एरिया 2 × 10 की पावर -6 होता है स्ट्रेस के लिए, और y आप एल्युमिनियम गिवन है 7 × 10 की पावर 11, 10 था तो 0.7 की 10 की पावर 11 करा दिया। हाँ 7 × 10 की पावर 10 था ना ये, तो मैं इसको पॉइंट यहाँ किसको कितना कर दिया। फिर से सेम कहानी, T1 T2 का एक रिलेशन हमारे सामने आने वाला है, ये उड़ जाएंगे, ये फिर से उड़ जाएंगे, फिर से एक रिलेशन आने वाला है, 2 को भी उड़ा देंगे ना। T2 इज इक्वल टू कितना आ गया अब की बार 0.7, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे फिर से, अब की बार जहाँ T2 आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, जैसे रखेंगे तो एक नई कहानी आ जाएगी। अब की बार कह रहे हैं कहाँ, अब नया होगा तो T1 × नई लोकेशन को y कह देते हैं इज इक्वल टू T2 × नई लोकेशन को 1.05 माइनस y। अब यहाँ से T2 की जगह पर क्या रखेंगे 0.7 T1, बस T1 उड़ गया, क्या कैलकुलेट करोगे भाई, ये गया उधर, इसको पकड़ लेना इधर, 7 5 12 1.2y इज इक्वल टू 1.05 × 0.7 कैलकुलेट हो जाएगा। बस ये वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है 0.43, बिल्कुल 0.7 × 1.05 अपन 1.7, ये 1.7 आएगा इधर जाके 0.7 अंदर मल्टीप्लाई जा रहा है तो इधर आके 1.7 हो जाएगा। करेक्ट है, कंसेप्ट आसान थी, लगाए जा सकते थे आराम से, जितने भी सवाल थे बढ़िया सवाल थे एकदम क्लासिकल क्वेश्चंस। आखिरी सवाल एक बहुत ज़बरदस्त है, वो भी बहुत गंदा लगा रखा है, देखोगे तो एकदम उल्टी आने लगती है, क्या क्या लगाएं, लेकिन कंसेप्ट लगाएंगे एकदम मिनट भर में। कैलकुलेशन जाएंगे, कैलकुलेशन चाहे इनकी तरफ लगाएंगे तो भी आएगा, हमारी तरफ जाएंगे कैलकुलेशन तब भी आएगा। हमारा वे सीधा है, वन डायरेक्शनल है, इनका वे ज़बरदस्ती का टेढ़ा मेढ़ा हो गया। दुनिया की सब किताब इस क्वेश्चन को ऐसे ही उटपटांग सॉल्व करती है। चलो चलेंगे, क्या कहना है इसे पता नहीं चले, सब छुट्टियाँ हैं। कह रहा है मृदु इस्पात की एक तार की लंबाई 1 मीटर है। देखिए आपके पास एक तार था, इसकी लंबाई 1 मीटर थी, इसकी लंबाई, बीच में कुछ वजन लटका दे रहे हैं आप 100 ग्राम का, तुमको पता है ये तार नीचे को झूला झूल जाएगा, तो ये तार कुछ ऐसा हो जाएगा। सेंटर में एकदम वजन लटकाएंगे तो क्या होगा, ऐसा तो वेट लटकाने की वजह से थोड़ा डाउनफॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितने ग्राम का 100 ग्राम का, ग्राम के किलोग्राम, किलोग्राम के फिर जी 10 की पावर, ये फिजिक्स का नियम बना रहा है। देखिए नीचे झूला झूल जाएगा तो ये लंबाई पूरी 1 मीटर थी, ये थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, और नीचे को आएगा तो बड़ा नहीं हो जाएगा, खींच नहीं जाएगा। हमसे पूछा यही है, मध्य बिंदु पर अवनमन ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर अवनमन माने नीचे नीचे कितना ये झुक गया है, इस पॉइंट को पता लगाइए। तो ये तो 0.5 था, 1 मीटर पूरा लंबा तार था, तो बीच से टुकड़ा किया तो 0.5, ये थोड़ा बढ़ा जरूर होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, वरना ये कैसे आएगा। हाँ, भाई सिंपल सी बात है, ये नीचे आया है और इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, 0.5 है तो 0.5 नहीं ना होगा, तो ये 0.5 प्लस डेल्टा एल प्लस मुझे ये वाई चाहिए। वाई उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप मुझे डेल्टा एल बता दोगे। पाइथागोरस के थ्योरम लगाऊंगा और तैयार बैठा हूँ, 0.5 प्लस डेल्टा एल
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। ला आप मुझे डेल्टा एल दो, मैं तुम्हें वाई दूंगा। अब इतने के लिए इतनी स्टोरी गंदी गंदी तरीके से दुनिया की सारी किताब में लिखी है, जो बिल्कुल साधारण था। तुमको पता है इस तार के ऊपर कितना लोड पड़ा हुआ है? लगा दो वाई बराबर एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर एल। तार का क्रॉस सेक्शन एरिया भी मौजूद है, ना तो रेडियस गिवन होगी। कई किलो लटकाया है ये पता है। कैपिटल एल की जगह 0.5 कर देना, 0.5। यहाँ डेल्टा एल लिखेंगे। वाई की वैल्यू हमें पता है, इस्पात का तार है तो वाई हमें डेटा से मिल जाएगा। इस्पात के लिए वाई कितना है? 2 × 10⁻11। 100 ग्राम को किलोग्राम बना के इंटू जी 9.8। कैपिटल एल की जगह 0.5। एरिया डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट का जुगाड़ कर ले, ना दिया हो तो रेडियस तो होगी ही। अच्छा, एरिया बिल्कुल ज़बरदस्त। 0.5 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर के मीटर और बनाएंगे तो 10⁻4। कैपिटल एल की जगह पर और डेल्टा एल मुझे चाहिए। आप यहाँ से डेल्टा एल आसानी से निकाल लेंगे। इस डेल्टा एल को उठा के यहाँ सजाएंगे, कैलकुलेशन कैलकुलेटर सही करेंगे, चाहे हमारा करें चाहे इनका करें, करना उसी से पड़ेगा। आप यहाँ से डेल्टा एल निकाल के बस यहाँ बैठाइए, आपको क्या मिलने वाला है? वाई। तो मैं इस सवाल को कहता हूँ रद्दी सवाल है, घटिया किस्म का सवाल है। हमारे बोर्ड से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारे कंपटीशन का कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, यही सवाल कंपटीशन में बनाए तो एकदम राजा की तरह मार देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन का झमेला नहीं होगा। कंपटीशन कभी कैलकुलेशन को जाम में नहीं फंसाता है। तो ये ख़त्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज में भी बढ़िया कंटेंट मौजूद बैठा हुआ है, लगाएंगे तो खूब अच्छी सीन आएगी। आज 2 काम दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन ऑब्जेक्टिव के ज़्यादा नहीं है, मात्र 15 यहाँ हैं और ये 25-27 सवाल यहाँ हैं। आज इनको लो फिनिश, तुम्हारा काम आज हो जाए ख़त्म इस चैप्टर को लेकर। ठीक है ना? बढ़िया चैप्टर कहा जाता है इसे। ला रे आशीष, ऐसा लड़ा दे दे। 8 है, 8 11 है। इसके लिए तो बहुत ही मारेंगे हम तुमको, पट्टे कर देंगे मार मार के। ये सवाल अभी लगाया हमने, अभी लगाया ना। 17 लगा देंगे, 19 लगा देंगे। वही है जो पीछे है, ये वाला। चल, कह रहे स्टील वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर क्रॉस सेक्शन दिस स्ट्रेस्ड बाई सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर क्रॉस सेक्शन दिस अंडर द गिवन लोड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड द कॉपर? 1 मिनट लगेगा। वो वाला उठा दो, ये छोटा है बहुत। क्वेश्चन डन करेंगे। क्या कहना चाहता है? कह रहा है ए स्टील वायर, एक स्टील का तार है, 5 मीटर लंबा है। डायग्राम बना के इन्फॉर्मेशन नोट करोगे, न्यूमेरिकल नहीं गलत होंगे। स्टील का तार कितना लंबा है? 5 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 3 × 10⁻5, 10⁻5। दूसरा कॉपर का वायर है जो कि 3 मीटर ही लंबा है। कॉपर का वायर 3 मीटर लंबा है, उसका क्रॉस सेक्शन 4 × 10⁻5 है। कराए दोनों पर सेम लोड लगा देने पर अमाउंट ऑफ कॉपर दिस अंडर ए गिवन लोड, दोनों का लोड सेम है, दोनों का लोड सेम है, तो दोनों में सेम एक्सटेंशन हुआ है। सेम लोड लगाने पर सेम एक्सटेंशन हुआ है। तो कह रहे यंग मॉडुलस कंपेयर करो। यंग मॉडुलस तो वाई स्टील हो गया, ये एफ एल की जगह 5 अपान ए की जगह 3 × 10⁻5, बड़ी लंबाई को स्मॉल एल कह दिया। दूसरा तार है वाई स्टील के बाद वाई कॉपर, वाई सी। एफ सेम है, एल की जगह 3 है, अपान ए की जगह 4 × 10⁻5 है।
एक्सटेंशन सेम है, सब काट दो, पावर भी उड़ा दो, कैलकुलेशन बस अंदर अंदर बाहर बाहर, 20/9, 20/, डिवाइड करके लाऊं तभी मानेगा, 2.22 हो गया। सवाल को पढ़ा करो ठीक से, क्या लिखा है, जब पढ़ा समझ में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, पढ़ा समझ में आ जाएगा तो लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पैरेलल स्टील वायर A and B आर फिक्स टू रिजिड सपोर्ट एट द अपर एंड एंड सब्जेक्टेड टू द सेम लोड एट द लोअर एंड। कह रहा है 2 स्टील के वायर हैं, अपर एंड पर दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों पर सेम लोड नीचे लगाया गया है, दोनों पर सेम लोड नीचे लगाया गया है, सेम लोड यानी F और F सेम है, F और F सेम है। द लेंथ ऑफ द वायर आर इन रेशियो 4:5, तो एक की लेंथ 4 कह दो, एक की लेंथ 5 कह दो। अब 4:5 रेशियो है तो 4:5 केवल ले, चाहे 4L और 5L कह दो भाई। एंड देयर रेडियाई आर इन रेशियो 4:3, रेडियो 4:3 का रेशियो है तो एरिया 16 और 9 का रेशियो हो जाएगा। अरे पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 16 और 9 का रेशियो हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियाई 4 और 3 है तो आर का स्क्वायर कर दो, 16 और 9 नहीं हो जाएगा। तो क्या कहता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर। पहले वाले वायर में जो इंक्रीज लेंथ है स्मॉल एल वो 1 मिलीमीटर है। कह रहा दूसरे की बताओ, दूसरे की बताओ, तो 1 मिनट लगेगा, दोनों तार सेम है तो दोनों का वाई सेम होगा। तो वाई बराबर एफ एल की जगह 4L/A की जगह 16A, बड़ी लंबाई है, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो यूनिट बदलने की कोई ज़रूरत। वाई दूसरा मेटल तार सेम है, एफ सेम है, एल की जगह 5L हो जाएगा, ए की जगह 9A हो जाएगा। बोला व्हाट इज़ द इंक्रीज लेंथ, कर दो डिवाइड। ये कंपटीशन का नाम यही है, सब कट गए, स्मॉल एल यही बचा हुआ है, वाई को काट दो, अंदर अंदर बार बार कह देंगे 4L = 80, 4L = 80, 20 आना चाहिए। आंसर गलत है क्या, आंसर दे रखा है 2.22 mm। दोनों स्टील के वायर हैं, लेंथ ऑफ द वायर 4:5 का रेशियो है, क्रॉस सेक्शन 16:9 है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अरे यहाँ 36 रहेगा, अरे 9 चौको 36 रहेगा रे, ये 9 और 4 है ना ऊपर, तो स्मॉल एल = 80/36, 80/, और 2.22 आ जाएगा। वही 36 दूना 72, और छोटा कर लो, वही आएगा जो अभी डेटा आया था सेम, आ गया ना। यही बात कर रहा है, NCERT के सवालों का टक्कर कोई लेता नहीं है, ये सब छोटा मोटा स्टेशन है, NCERT बड़ा स्टेशन है। हाँ वो लग ही रहता है, NCERT हमेशा बड़ा स्टेशन है, दारागंज रामबाग बड़ा स्टेशन है ना, ये सब दारागंज रामबाग हैं। ये वाली NCERT बड़ा स्टेशन है, जहाँ सारी ट्रेन आती और सारी जाती हैं। जाना कहाँ है बताओ, वहाँ पर पहुँच जाओगे तो सब मिल जाएगी। हाँ वहाँ पर पहुँच जाओगे तो सब मिल जाएगी, यही उसकी परिभाषा, सही बात तो यही है। इफ़ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज दिस, विल द डेंसिटी ऑफ डेप्थ 3 किलोमीटर, वही बात कर रहा था। नॉर्मल डेंसिटी इतनी है, 3 किलोमीटर गहराई पर कितनी होगी, 3 किलोमीटर गहराई पर, हाँ वही जो मैंने समझाया, डेंसिटी 1 ले लेंगे और नीचे गहराई पर जाना है, गहराई पर प्रेशर बदल जाएगा। हाँ गहराई पर प्रेशर चाहिए तो P = HDG लगा देना, HD। हाँ NCERT में 11 किलोमीटर अंदर गया है, इसमें 3 किलोमीटर अंदर गया है, तो अंदर जाने पर प्रेशर बदल जाता है और प्रेशर बराबर होता है HDG, प्रेशर बराबर HDG। तो प्रेशर नया निकाले ना, वही कंसेप्ट जो मैंने लगाई अभी एक सवाल में, सेम सवाल लगा करके इसको बाइंड अप किया जा सकता है आराम से। अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इंक्रीज द वॉल्यूम।
कॉपर ब्लॉक व्हेन द हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, बल्क मॉडुलस गिवन है। सुनना बढ़िया कह रहा है, एक कॉपर का ब्लॉक है, ये सवाल भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। एक कॉपर का ब्लॉक है, कह इस कॉपर के ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए या कितना प्रेशर लगाया जाए कि टेम्परेचर राइज करने पर ये एक्सपेंशन बंद कर दे। टेम्परेचर राइज करने पर तुमको पता है क्यूबिकल ब्लॉक है तो बल्क मॉडुलस होने वाला है P/ΔV/V। P अपान यानी जितना डेल्टा V हो जाए उतना डेल्टा V फोर्स लगा के कंप्रेस कराने में खर्च कर दिया जाए। क्या कहते हो? फोर्स लगाएंगे तो फोर्स करके कंप्रेस कराने में खर्च कर दिया जाए। तो तुमको पता है गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, लीनियर सरफेस और क्यूबिकल, डेल्टा V/V इंटू डेल्टा T था। तो मेरे पास अल्फ़ा दिया है, क्या दिया है? तो हमने कहा था गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है। गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा गिवन है, डेल्टा T गिवन है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम? डेल्टा V भाई बोला 50 से 70, तो डेल्टा T हो गया 20, अल्फ़ा की वैल्यू पता है तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? और डेल्टा V/V को हम यहाँ बैठा दें, बल्क मॉडुलस गिवन है, क्या निकल आएगा? क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.6 10 की पावर 11। प्रेशर हमसे पूछा गया, प्रेशर हमसे अब क्या मिल जाए तो हमें प्रेशर निकल जाएगा, डेल्टा V/V, और डेल्टा V/V तैयार है, बस 20 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 60 और अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 × 10 की पावर -6। क्या बचा है? निकल आ गया। हाँ वही है डेल्टा R/R, तो वही डेल्टा V/V है तो डेल्टा R/R। ये लो पकड़ो, आज का काम क्या करेंगे, एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन सेक्शन का है उसको भी पूरा लगा डालेंगे, 2-3 सवाल बढ़िया आएगा उसमें, तो कल चैप्टर 1 ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। कल इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा, कल इस चैप्टर को समाप्त कर लिया जाएगा हर हाल में।